गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौड़। हम पिछले वीडियो में मैंने आपको मजदूर और किसान आंदोलन के अंतर्गत मजदूर आंदोलन के विषय में बताया था। आज हम लेंगे किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में पहले ले रहे हैं हम भारत में किसान आंदोलन के कारण। पहला कारण है लगान वसूली की नई पद्धतियाँ। भारतीय किसान बड़ी ही अस्त व्यस्त सामाजिक व्यवस्था में रह रहे थे, जिसकी लगान पद्धति बड़ी कठोर और दमनात्मक थी। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किया गया, जिसमें किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया और उन्हें अपने ही घर में किराएदार बना दिया गया। जमींदारों को लगान वसूली का असीम अधिकार प्रदान कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त मूलतः औपनिवेशिक शासन की एक चाल थी, ताकि वे अधिक से अधिक राजस्व वसूल कर सके और अपने हितों की रक्षा करने के लिए शासन तथा किसानों के बीच एक देशी अभिजात वर्ग का सृजन कर सके। अंग्रेज़ों की यह चाल निश्चय ही सफल हुई। जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठावान बना रहा। किंतु यह जमींदारी व्यवस्था पूरे भारत में लागू नहीं की गई। कुछ प्रांतों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया, जबकि कुछ दूसरे प्रांतों में महलवाड़ी बंदोबस्त। किंतु ये सभी उसी दमनात्मक लगान व्यवस्था के विभिन्न रूप थे, जिसके अंतर्गत भारतीय किसान पिछले 50 वर्षों से पिसते आ रहे थे। पूर्व में किसान अपनी ज़मीन के स्वयं मालिक थे, लेकिन अब ज़मींदार की ज़मीन पर खेती करने वाले काश्तकार बन गए, और जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, ज़मींदारों और साहूकारों ने किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया, तब वे भूमिहीन खेतीहर मजदूर बन गए। ऐसे उत्पीड़न में किसानों में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट, दूसरा कारण है कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ। अंग्रेजी शासन का सबसे घातक प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ा। अंग्रेज सरकार का ध्यान भारत से अधिक लगान वसूल करने पर था। ब्रिटिश सरकार के लगान, जमींदारों के ज़मीन के किराए और साहूकारों के सूद की तीन तरफा मार से किसान शीघ्र ही भूमिहीन खेत मजदूर में बदल गए। गांवों के भी घरेलू उद्योग तथा शिल्प आदि नष्ट हो गए और ग्रामीण व्यवस्था, जो कृषि एवं लघु उद्योगों का मिश्रण थी, कृषि प्रधान रह गई। इससे खेती पर दबाव बढ़ा। खेती पर बढ़ते हुए दबाव के कारण खेती करने वाले को जितनी ज़मीन मिलनी चाहिए थी, उसमें बराबर कमी आती जा रही थी। अर्थात खेती पर बढ़ते हुए बोझ से खेत छोटे होते गए और पैदावार घटती गई। इससे खेती पतनोन्मुख होने लगी और किसानों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती गई। इस प्रकार कृषि पर बढ़ते हुए बोझ और घटती हुई पैदावार ने किसानों को आंदोलन के लिए भी विवश कर दिया था। नेक्स्ट, तीसरा है व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन। खेती और किसानों की दुर्गति करने के लिए ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति ही नहीं, बल्कि औद्योगिक नीति भी जिम्मेदार थी। 1813 ईस्वी के बाद भारत ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए एक मंडी बन गया। ब्रिटेन में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, अतः भारत को अब केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना था जिनकी ब्रिटेन की मिलों को आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त नई लगान नीति के कारण किसान को अब रोकड़ राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए किसानों को अब ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। पूर्व ब्रिटिश काल में भारत में उत्पादन ऐसी वस्तुओं का होता था जो मानव के लिए आवश्यक थीं तथा जिनका प्रयोग विनिमय के लिए होता था, बाजार के लिए नहीं। लेकिन अब किसान केवल वे वस्तुएं उगाने लगा जिनका बाजार के दृष्टिकोण से अधिक मूल्य था। अब कई स्थानों पर एक सी ही फसल उगाई जाने लगी, जैसे बंगाल में जूट के उत्पादन पर और पंजाब में केवल गेहूं और रुई, बिहार में अफीम, बम्बई में रुई और आसाम में केवल चाय की फसल पर अधिक बल दिया गया। इससे सरकार और व्यापारी वर्ग को तो लाभ हुआ, किंतु किसानों की गरीबी को और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि व्यापारी वर्ग खड़ी फसलों को सस्ते दाम में खरीद लेते थे। यह स्थिति किसान की तबाही का कारण बनती जा रही थी। इससे खाद्यान्नों में भारी कमी आने लगी और बार बार अकाल पड़ने लगे। किसान की बढ़ती हुई परेशानियां और यातायात में सुधार के कारण गांव-गांव और गांव-शहर परस्पर नज़दीक आए। उनमें आपसी सहयोग की स्थापना हुई, जिससे उनमें राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने किसानों को शोषणकारियों के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया। नेक्स्ट कारण है भूमि का विखंडीकरण। अंग्रेज़ों की आर्थिक एवं व्यापारी नीतियों के कारण हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गए और इन उद्योगों में लगे कारीगर बेरोजगार हो गए। इन बेरोजगार कारीगरों ने गांवों की ओर पलायन किया और अपनी थोड़ी बहुत पूंजी से ज़मीनें खरीदकर खेती करने लगे। भूमि तो सीमित थी, अतः भूमि का विखंडीकरण शुरू हो गया। किसान अपनी ज़मीन के टुकड़े इन कारीगरों को बेचने लगे।
जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ किसानों की कृषि भूमि का भी बंटवारा होने लगा। फलस्वरूप अब किसानों के पास कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े रह गए, अतः किसानों के लिए सुचारू रूप से खेती करना कठिन हो गया। ऐसे छोटे छोटे खेतों में किसान अपनी जीविका नहीं चला सका और वह गरीबी एवं भुखमरी के दलदल में फंसता गया। भुखमरी और गरीबी की कोख से ही क्रांति पैदा होती है। नेक्स्ट है भूमि से बेदखली। अंग्रेजों द्वारा राजस्व प्रणाली में जो आमूल परिवर्तन किए गए, उसका सर्वाधिक घातक प्रभाव किसानों पर पड़ा। किसानों को लगान नकद राशि में चुकाना पड़ता था और कई बार किसान लगान नहीं चुका पाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। गरीब कृषक वर्ग के संदर्भ में बेदखली एक आम बात हो गई। यदि किसान को जमींदार या साहूकार द्वारा बेदखल नहीं भी किया जाता तो वह अपनी गरीबी और शोषण के दबाव में अपनी जमीन को बेचने के लिए बाध्य हो जाता। इससे नए भूस्वामी तथा महाजन वर्ग में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त जहां अंग्रेज बागान मालिकों ने चाय, कॉफ़ी, रबर तथा नील के बाग लगाए थे, वहां भी भारी संख्या में किसानों को ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया अथवा उन्हें मामूली कीमत पर अपनी ज़मीन बेच देनी पड़ी। ऐसी स्थिति में किसानों में आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इस आक्रोश की परिणति किसान आंदोलनों के रूप में हुई। नेक्स्ट है किसानों की ऋणग्रस्तता। कृषि उत्पादन में गिरावट का कारण कृषि साधनों का अभाव तथा खेती पर बढ़ता हुआ दबाव ही नहीं था, बल्कि उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण किसानों के पास धन का अभाव था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल के कुछ इलाकों जहां लगान स्थायी तौर पर निश्चित कर दिया गया था को छोड़कर शेष ब्रिटिश भारत में लगान वृद्धि का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश सत्ता का विस्तार होता गया, सरकार का खर्च भी बढ़ता गया और वैसे वैसे लगान की दर में भी वृद्धि होती गई। प्रत्येक भूमि बंदोबस्त में लगान की दर बहुत ऊंची रखी गई। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने ऋण का सहारा लिया। सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए तथा लगान चुकाने के लिए तो उसे ऋण लेना ही पड़ता था, लेकिन सूखे और अतिवृष्टि के कारण जब उसकी स्थिति अत्यधिक खराब हो जाती थी, तब भी उसे ऋण लेकर ही अपना काम चलाना पड़ता था। जब वे ऋण नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनें साहूकारों के हाथों में चली जाती। किसान तो निरंतर ऋण में ही डूबा रहता था। ऐसी स्थिति में किसानों में असंतोष उत्पन्न होना तो स्वाभाविक था। नेक्स्ट है कृषि विकास में ठहराव आना। ब्रिटिश प्रशासकों की आर्थिक नीतियों का परिणाम यह हुआ कि भारत में कृषि के विकास में ठहराव आ गया। कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ और कृषि योग्य भूमि सीमित होना इसके सामान्य कारण थे। कृषि विकास में ठहराव आने का एक कारण तो ज़मीन पर पड़ने वाला अत्यधिक दबाव था, जिसके लिए स्वयं अंग्रेज उत्तरदायी थे, क्योंकि उन्होंने कृषि और उद्योगों में जो संतुलन था उसे बिगाड़ दिया था। दूसरा जो मुख्य कारण है, कृषि योग्य संपूर्ण भूमि का उपयोग न किया जाना। इसीलिए भारत में कृषि भूमि की कमी दिखाई देती थी। कृषि योग्य संपूर्ण भूमि का उपयोग न होने का कारण था सरकार के कुछ बंधन और कृषि विकास की तरफ सरकार की लापरवाही। फिर जिस ज़मीन पर खेती होती भी थी, उस पर उत्पादन का स्तर बहुत नीचा था, जिसका कारण समाज व्यवस्था का किसानों पर असहाय बोझ, जिसने खेती के कौशल को पंगु बना दिया। सरकारी उदासीनता तो कृषि की अवनति का कारण था ही, लेकिन पूंजी के अभाव में किसान भी खेती में सुधार नहीं ला सके। कई वर्षों तक बिना खाद डाले खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती गई। ब्रिटिश सरकार ने कृषि के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसान अपने पुराने उपकरणों, हल, बैल और छोटी जोतों से जैसे तैसे काम चलाता गया। अतः कृषि के विकास में ठहराव आने से किसान निरंतर निर्धन होता गया। रही सही कमी अकाल और प्राकृतिक आपदाएं पूरी कर देते थे। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भयंकर अकाल पड़े, तब हजारों किसानों को अपने प्राण गंवाने पड़े और लाखों किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में तो क्रांति अवश्यंभावी हो गई थी। तो ये थे किसान आंदोलन के कुछ कारण। अब नेक्स्ट लेंगे हम किसान आंदोलन। कहाँ कहाँ किसान आंदोलन का प्रसार हुआ था। उपरोक्त कारणों से किसानों का जीवन कष्टमय तो हो ही रहा था, फिर उन पर जमींदारों, सरकारी अधिकारियों तथा देशी रियासतों में जागीरदारों तथा सूदखोरों साहूकारों के अत्याचारों ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसी स्थिति में भारत के विभिन्न भागों में समय समय पर किसानों को आंदोलन का मार्ग पकड़ना पड़ा। सन 1855 ईस्वी से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्रोह हुए। इनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं बंगाल का कृषक विद्रोह, दूसरा है मराठा किसानों का विद्रोह, तीसरा बम्बई के किसान विद्रोह, चौथा पंजाब का कूका आंदोलन, पांचवां दक्षिण भारत के किसानों का विद्रोह। इसके अतिरिक्त भी हैं जैसे चंपारण का सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, चौथा बारदौली सत्याग्रह आंदोलन, पांचवा
तिभागा आंदोलन बंगाल में ही जगह है, वहाँ पर हुआ था ये तिभागा आंदोलन। और नेक्स्ट है तेलंगाना किसान आंदोलन, और उसके बाद है बर्ली आंदोलन, और फिर राजस्थान में किसान आंदोलन। तो बिजोलिया में जो बेगू बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो। तो ये सारे मैंने सिर्फ हेडिंग्स बताए हैं, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से देख लें कि कहाँ कहाँ पर किसान आंदोलन हुए हैं। अब नेक्स्ट है निष्कर्ष। 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के पूर्वार्ध में किसान आंदोलन में जो प्रगति हुई वह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब से भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ तभी से किसानों में बार बार बेचैनी पैदा हुई और किसानों के विद्रोह हुए तथा उनकी संख्या और तेजी बराबर बढ़ती ही गई। शुरू में किसानों का गुस्सा और बेचैनी अलग अलग साहूकारों और जमींदारों से बदला लेने और हिंसा का प्रयोग करने की इक्की दुक्की कार्यवाहियों का स्वयं स्फूर्त रूप लेती थी, परंतु ज्यों-ज्यों उनका आर्थिक संकट गहराता गया उनकी बेचैनी अभूतपूर्व गति से बढ़ी और अधिकाधिक उग्र रूप धारण करती गई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसानों ने पूर्णतः संगठित न होते हुए भी अपने स्वार्थों के लिए जोरदार आंदोलन किया, परंतु किसी भी राष्ट्रीय दल से उन्हें न तो जोरदार समर्थन ही मिला और न मार्गदर्शन। कांग्रेस की अपेक्षा साम्यवादियों ने इस दिशा में अधिक रुचि लेकर काम किया, परंतु चूंकि उनका ध्यान श्रमिक वर्ग की तरफ विशेष रूप से केंद्रित रहा, अतः साम्यवादी भी कृषक वर्ग पर अपना कोई उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ने में असमर्थ रहे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक बहुसंख्यक किसान वर्ग नेतृत्व के अभाव में अपना विशेष योगदान नहीं दे पाया। तो ये था किसान आंदोलन।